सबसे पहले आप कुछ क्लिप्स देख लो जिससे कि वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझने में आसानी होगी। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंदिर जरूर आसान मिलेगा। और लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आज से तुम तो परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे माँ दर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से ही कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो किस्मत ही बोलू है मैंने दे तरह से तुम्हारा ही था। दो, दो। यूपीएससी में 301 रैंक मिला है और शायद आईपीएस भी मिल सकता है या फिर ज़्यादा चांसेस आईआरएस के। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सबसे बड़ा श्रेय मेरे भैया को भी जाता है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है हमेशा, जब लोग मेरे खिलाफ भी थे तभी वो हमेशा खड़े रहे कि तुम कर लोगी। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली यूपीएससी ने ईयर 2025 के लिए 958 सीट्स पर रिजल्ट पब्लिश किया। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो उसमें एलिट क्लास के बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं और कुछ एक ऐसे हैं जो हम और आप जैसे घरों से यानी कि साधारण परिवारों से आते हैं और मेहनत और मशक्कत के बाद उनकी कामयाबी रंग लाती है और उन्होंने अभी फाइनली सिलेक्शन पा लिया। ये तो एक दूसरा कॉन्टेस्ट है। इम्पोर्टेंट जिस चीज़ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में वो ये है कि कुछ एक ऐसे महान कैंडिडेट्स हुए हैं जिनका सिलेक्शन तो हुआ लेकिन यूपीएससी ने उनके सिलेक्शन को कंसीडर नहीं किया। यानी कि अपनी तरफ से तो उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि किसी तरीके से इस लिस्ट में नाम आ जाए लेकिन फाइनली वो नहीं आ पाए। देखो प्रकरण ये है कि आपने जो पहली क्लिप देखी थी उन शख्स का नाम है रंजीत यादव। बिहार के किसी एक गांव से वो बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हुआ तो उन्होंने पूरे गांव में ढंढोरा ये पीटा कि भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लिस्ट में जो 440th रैंक है वो कोई और नहीं आपके अपने गाँव के होने वाले लाल है। लाल भावी भविष्य में अफसर बनेंगे, देश की बागडोर संभालेंगे और बिहार के साथ साथ अपने गांव का भी विकास कराएंगे। ये सुनकर ग्रामीणों में तो प्रसन्नता की लहर दौड़ी जाती है। आनन फानन में अच्छी सी मालाओं का ऑर्डर दिया गया, मालाएं आई, उनको पहनाई गई। ऐसे में हलवाई भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी सुनहरे डब्बों में लाल, पीली, गुलाबी अनेक रंगों की मिठाइयां बनाकर रंजीत का मुंह मीठा करवाया गया। तब तो बात ठीक थी। अब ये खबर उनके थाने में पहुंच गई तो थानेदार साहब भी बैठे थे। उनको भी ये एक अच्छा मौका लगा कि ठीक है, रंजीत जैसे होनहार स्टूडेंट्स या कैंडिडेट से मिलकर उनको ग्रीट करते हैं। तो थानेदार साहब चले आए, लेकिन समस्या ये है कि थानेदार साहब जब आए तो अपने साथ एक कैमरा भी लेकर आए, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आज के टाइम पे बिन कैमरे के अगर आप किसी को ग्रीट करते हैं तो ये तो बड़ा पाप साबित हो सकता है। कैमरा ऑन था, थानेदार साहब ने ग्रीटिंग्स देना स्टार्ट किया। थानेदार साहब ने उनकी तारीख में जो कसीदे पढ़े वो तो रिसेंटली आपने वीडियो में देखा ही है। जब थानेदार साहब कसीदे पढ़ रहे थे तो रंजीत यादव जी जो हैं उनके दिमाग में भी तूफानी आइडियाज आ रहे थे। जब थानेदार साहब का संबोधन खत्म हुआ तो रंजीत यादव जी के अंदर के संदीप महेश्वरी मोटिवेशन स्पीकर जाग उठे। उन्होंने अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में प्रसारण करते हुए लोगों को बोला कि भाई आप लोग तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, एक हम हैं, आप हमसे सीखो। मैंने सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई की और सिलेक्शन ले लिया। सिर्फ अपने लक्ष्य पर देखते रहो अर्जुन की तरह, और आपको किसी भी अदर चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनकी इस पूरी बात में बिल्कुल दम है और इसमें कुछ बुरा नजर भी नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनसे खुश नहीं थे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि गांव में कुछ लोग उनसे जलते बुनते भी थे। इंटरनेट का जमाना है तो इस तहकीकात में लग गए कि आखिर इस व्यक्ति का सिलेक्शन कैसे हो गया जो कल तक हमारे साथ फसल काटता था, खेत खलिहान की पूरी जिम्मेदारी लेता था, अब ये शख्स एक जिले की जिम्मेदारी लेगा। तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन उस लिस्ट की शुरू हुई तो देखा गया कि 440th रैंक पर जो शख्स का नाम था वो था रंजीत के यानी कि कुमार।
उसमें कहीं भी यादव या फिर वाई भी या फिर या जैसी कोई भी वर्णमाला अल्फ़ाबेट का शब्द नज़र नहीं आया। गाँव वालों को शक हो गया और तहकीकात की गई तो फिर रोल नंबर और ये सब देखा गया तो पता चला कि कर्नाटक के कोई एक शख्स हैं जिनका नाम है रंजीत कुमार, उनका सिलेक्शन हुआ है रंजीत के। अब जो ता और था में अंतर है, ताता थैयान से रंजीत जी का ताता थैया तो हो चुका था। अब रंजीत जी को ये बात पहले से पता थी कि जब आज नहीं तो कल जो भी ढोल में पोल है, जब ये बात ओपन होगी तो उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि लोग उनसे कुछ और प्रश्न पूछ पाएँ, वो अपना बोरिया बिस्तर बाँध कर दिल्ली फरार हो गए। नो सॉरी, दिल्ली फरार नहीं हुए, यानी कि राष्ट्रपति भवन के लिए वो प्रस्थान कर गए। एक दूसरा केस है बिहार के एक और कैंडिडेट्स का। जब बिहार के लाल इतना नाम कर रहे हैं तो बिहार की लाली पीछे नहीं रह सकती, यानी कि यहाँ पर आती हैं हमारी एक महिला। यूपीएससी में 301 रैंक मिला है और शायद आईपीएस भी मिल सकता है या फिर ज़्यादा चांसेस आईआरएस के। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सबसे बड़ा श्रेय मेरे भैया को भी जाता है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है हमेशा, जब लोग मेरे खिलाफ भी थे तभी वो हमेशा खड़े रहे कि तुम कर लोगी। खांचा सिंह ने 301 यानी कि 301 रैंक का क्लेम किया। क्लेम इतनी जोरदारी से किया गया कि भव्य स्वागत हुआ, फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। ये सब चल रहा था तो न्यूज़ मीडिया जो है वो भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। उसमें से सबसे अग्रणी थे हमारे अभिनव पांडे द न्यूज़ पिंच से। जानते हैं इन्हें संवेदनाओं से खेलना बहुत आता है, इमोशनल रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसी की वजह से इन्होंने आकांक्षा सिंह को कॉल किया और उनसे वीडियो कॉल करके उनका इंटरव्यू इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि कैसे आपने संघर्ष किया, कितनी मशक्क़तों के बाद, कितनी कोशिशों के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो। यहाँ तक भी बात ठीक है। आकांक्षा सिंह ने अपनी पूरा क्लेम बताया कि मैंने इतनी मेहनत की है और किस तरीके से बड़ी मुसीबत के बाद वो फाइनली लिस्ट में आ पाई हैं और किस तरीके से उन्होंने माँ पापा गुरुजनों का आशीर्वाद। पर आप जानते हैं जो कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, जो शब्द पिरोए जाते हैं अपनी तारीफों में, वो हम और आपके तो परिधि से बहुत दूर है। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये पता चला कि 301 की जो रियल कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की आकांक्षा सिंह है। पहले तू मैं हुई, एक दूसरे पर पलटवार भी हुए, अपनी अपनी सीट्स का क्लेम भी हुआ। फाइनली यूपीएससी ने थक हार कर स्पष्टीकरण दे दिया कि जिन 301वीं रैंक पर सिलेक्शन हुआ है वे गाजियाबाद की आकांक्षा सिंह ही हैं। अब ये दो केस तो चलो बिहार के, और जब बिहार इतना प्रोग्रेस कर रहा है तो उत्तर प्रदेश यानी कि हमारा उत्तम प्रदेश कैसे पीछे रह जाए। इसमें एक शख्स यानी कि एक महिला हैं, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली। और महिला ने सबसे पहले क्लेम किया, अच्छा महिला का जो नाम है वो उनका नाम है शिखा गौतम। शिखा गौतम ने क्लेम किया कि भाई वो भी यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन बाद में उनका भी दावा फर्जी निकला। तो मुख्यतः ये 3 कैंडिडेट्स हैं और हर साल हम ये देखते हैं कि ऐसे कुछ न कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो क्लेम करते रहते हैं। तो हॉट फायर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम इसे एक ह्यूमन एरर माने या फिर इसे हम कुछ और मान सकते हैं। तो इसके लिए हमें इनके जो रिकॉर्ड्स हैं यानी कि इनकी शुरुआत की जो जर्नी है उसको देखना पड़ेगा। ह्यूमन एरर हम ये मान सकते थे तब जब यदि इन्होंने मेंस का परीक्षा दी होती और इंटरव्यू भी फेस किया होता, उसके बाद इनको रीड करने में कोई प्रॉब्लम होती और ये क्रॉस चेक ना कर पाते या नाम में कोई गड़बड़ी होने से ये क्लेम कर पाते तो एक अलग बात थी। लेकिन एक्चुअल में ये अपना प्रीलिम्स एग्जाम्स भी क्लियर नहीं कर पाए। जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो फिर आप मेंस दे नहीं सकते, जब आप मेंस नहीं दे सकते तो इंटरव्यू में अपीयर होने का आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। यानी कि पूरी तरीके से ये फेक स्टोरीज गढ़ी गई थी बस कुछ देर के लिए वाहवाही पाने के लिए। लेकिन इसके बाद एक और डीप क्वेश्चन ये उठाया जा सकता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि इन कैंडिडेट्स को झूठी क्लेम करने के लिए मजबूर कर देती है। आप ये कह सकते हैं कि कई दिनों का संघर्ष, परेशानी या फिर कुछ और, ये इसके बहुत ही करंट और कंटेम्परेरी कारण हो सकते हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो हमें मिलती हैं 1770 के आसपास के उस भारत की जब भारत अंग्रेजों को गुलाम हुआ करता था। बात यूं है कि 1757 में प्लासी का एक युद्ध हुआ और उसके बाद लगे हाथ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो बक्सर के युद्ध में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो भाग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन उस समय हो चुका था। जब भाग अधीन हो गया तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दीवानी अधिकार होते हैं, दीवानी का मतलब ये है कि राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार, जमीन से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। इससे पहले ये बंगाल के नवाब के पास हुआ करता था। बंगाल के नवाब का जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था वो ये था कि लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए ये दीवान और डेप्यूटी दीवान की नियुक्ति करते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ये बागडोर आई तो उनको ये लगा कि हमें अपने राजस्व में बढ़ोतरी करना है, इस वजह से हमें राजस्व और अधिक इकट्ठा करना पड़ेगा। और उनका साथ में ये भी मानना था कि जो दीवान और जो डेप्यूटी दीवान हैं ये हेरा फेरी करते हैं, जिससे कि अंग्रेजी राजस्व में जो पैसे हैं वो कमा रहे हैं। उन्होंने दीवान और डेप्यूटी दीवान को हटाकर एक नया पद बनाया, उसको कहा गया कलेक्टर, यानी कि इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला। और क्या संग्रह करने वाला? राजस्व संग्रह करने वाला। यहीं से जन्मता है कलेक्टर। तो जब कलेक्टर खेतों पर आया करते थे तो जो गरीब किसान है हाथ जोड़कर माय लॉर्ड के सामने खड़े हो जाते थे कि साहब हम पे रियायत करो, हम पे रहम खाओ, फसल का नुकसान हो गया है या मौसम की मार से या फिर किसी अन्य कारणों से। अगर कलेक्टर का मन हुआ तो किसान को छोड़ देते थे, नहीं तो उनसे जबरन राजस्व इकट्ठा किया जाता था, भले ही उनके पास खाने के लिए कुछ ना बचे। और उस समय की जो फेमाइन होती थी, भुखमरी में, वो अंत में अपने प्राण त्याग देते थे। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि किसान तो मरता जा रहा था, लेकिन कलेक्टर का जो रसूख है, जो पावर है, वो बढ़ता जा रहा था। आने वाले समय में जब राजस्व से विवाद स्टार्ट हो गए तो इनके मुकदमों की सुनवाई भी कलेक्टर साहब ही करने लगे। इस तरीके से कलेक्टर के जो पद है, पावर के साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वहन तो ना तब किया गया था ना आज कर रहे हैं, लेकिन पावर बढ़ता जा रहा है तो उसका दुरुपयोग भले हमें देखने को मिलता जा रहा है। तो कलेक्टर का जो पद है धीरे धीरे आने वाले समय में ये सिंबलाइज करने लगा पद, प्रतिष्ठा, पावर और पैसा। और यही मानसिकता आज़ादी के बाद भी बनी रही। इंडियन से यद्यपि आज़ादी के 75 से 80 साल हो गए हैं, लेकिन जो रसूख, जो पावर, जो प्रतिष्ठा बाबू और कलेक्टर साहब के ओहदे में अंग्रेजों के समय थी, वो आज भी बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कास्ट सिस्टम के पहले एक और सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, तो सिविल सर्विसेज वर्सेस नॉन सिविल सर्विसेज। आज के वीडियो सेगमेंट में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ विद न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। एंड आपका पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन सिविल सर्विसेज को लेकर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू।